बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा करेंसी मार्केट में डॉलर की कीमत में मुस्तकिल कमी का सिलसिला जारी है। रिजर्व्स हमारे बेहतर हुए हैं, उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट आया इंटरबैंक मार्केट में। शायद बात है, अगर रिजर्व्स आइंदा वाले दिनों में बेहतर होते हैं तो मजीद रुपए की कदर बेहतर होगी और डॉलर कमजोर होगा। वैसे प्रिडिक्ट की जा रही है कि आइंदा वाले 4 से 5 माह में एक्सचेंज कंपनीज ने ये प्रिडिक्ट की है कि डॉलर 260 के अराउंड हो सकता है। बहुत खुशाइन बात है। लिक्विडिटी क्रंच को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है एक्सचेंज कंपनीज ने, डॉलर्स को प्रोवाइड किया है इंटरबैंक मार्केट में। इससे लोकल मार्केट में डॉलर की सर्कुलेशन हो रही है और रुपया बेहतर हो रहा है। इसके अलावा प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि स्टेट बैंक ने पाकिस्तान के मुकामी और बैरूनी जो कर्जे हैं उनके अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। पाकिस्तान के कर्जों का हजम नवंबर 2023 तक कितना रहा, इस हवाले से स्टेट बैंक ने तफसीलात शेयर कर दी हैं। पाकिस्तान के मजमूई कर्जों का हजम, यानी जिसमें अंदरूनी और बैरूनी कर्जे दोनों शामिल हैं, 63,000 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया है। गुज़िश्ता साल हम देख रहे थे कि हमारे कर्जों के हजम में मुस्तकिल इजाफा हो रहा था और कर्जों का जो हजम है वो हमारा 75,000 अरब रुपए तक पहुंच गया था। जब डॉलर 307 रुपये 50 पैसे पे पहुंचा था इंटरबैंक में, तो हमारे कर्जों का हजम भी बहुत तेज़ी से बढ़ गया था। और चूँकि 22% पे हमारा इंटरेस्ट रेट है, तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे जो लोकल जो हमारे जो कर्जे हैं उस पर आ रहा है। मुकामी कर्जों का हजम मुसलसल इजाफे से 40,955 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया है। मुकामी कर्जों का, यानी मुकामी कर्जे 40,955 अरब रुपए से तजावुज़ कर गए हैं। नवंबर 2022 में, यानी एक साल पहले नवंबर 2022 में 32,985 अरब रुपए थे हमारे मुकामी कर्जे पे। नवंबर 2023 में 40,955 अरब रुपए हो गए, यानी इन एक साल में 8,000 अरब रुपए का इजाफा हुआ मुकामी कर्जों में। 22% इंटरेस्ट रेट जब हुआ, इस वक्त तारीख की बुलंद नहीं सर पे इंटरेस्ट रेट, तो उसकी वजह से हमारे मुकामी कर्जे बढ़ गए। फिर इसके अलावा अगर मैं बैरूनी कर्जों की बात करूँ तो बैरूनी कर्जे नवंबर 2022 में 17,973 अरब रुपए थे, अप्रॉक्सीमेटली 18,000 अरब। इसके अलावा नवंबर 2023 में जो बैरूनी कर्जे हैं वो 4,400 अरब रुपए बढ़े और वो बढ़कर नवंबर 2023 में 22,000 अरब रुपए के लगभग हो गए, यानी एक साल में 4,400 अरब रुपए बैरूनी कर्जों में इजाफा हुआ। यानी एक माह में बैरूनी कर्जों के हजम में 360 अरब रुपए का इजाफा हुआ। तो ओवरऑल इस वक्त हमारे मुल्क का जो मजमूई कर्जों का हजम है वो 63,000 अरब रुपए है, जो डॉलर्स में अगर मैं बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 129 बिलियन डॉलर्स है। और आइंदा आने वाले दिनों में अगर शरह सूद यही रहती है तो जाहिर सी बात है फिर मुकामी कर्जे का जो हजम है वो मज़ीद बढ़ेगा। डॉलर कम होगा तो बैरूनी कर्जों में कमी आएगी। गुमान ये किया जा रहा है कि आइंदा आने वाले 2 से 3 माह में इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है, इससे कुछ तक़वियत मिलेगी मुकामी कर्जों को। बहरहाल पाकिस्तान को इस वक्त कर्जों का जो बोझ है उसका सामना है। फर्टिलाइज़र हमारे मुल्क में महंगी हो रही है, खाद की कीमतों में इजाफा हो रहा है। फर्टिलाइज़र सेक्टर को सब्सिडी पर गैस भी दी जा रही है, उसके बावजूद भी काश्तकार और किसान इंतहाई परेशान, क्योंकि मुल्क में खाद के अलग अलग रेट हैं और तारीख की बुलंद तरीन सतह पर खाद की कीमत पहुँच गई है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि खाद दुनिया भर में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सस्ती है, लेकिन इसके बावजूद भी काश्तकार को महंगी खाद और ब्लैक में खाद मिल रही है और खाद की स्मगलिंग के हवाले से भी शिकायत आ रही है। इस हवाले से हम बात करेंगे। मैं आपको ज़रूरी शोबे के थोड़े से फिगर्स बता दूँ कि पाकिस्तान की मजमूई कौमी आमदन का तकरीबन 21% ज़राअत पर मुश्तमिल है, यानी जो GDP है पाकिस्तान की, उसमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका जो पार्ट है, उसका जो कह लें कि हिस्सा है वो 21% है। अच्छा, मुख्तलिफ इदारों के अलग अलग इदाद-ओ-शुमार होते हैं। स्टेट बैंक के इदाद-ओ-शुमार कुछ होते हैं, इदारे शुमारियात के अलग होते हैं। फिर जो सर्वे किया जाता है मुख्तलिफ कंपनीज़ और मुख्तलिफ इदारों की जानिब से, उनके अलग होते हैं। तो सबके अलग अलग फिगर्स हैं। कोई 19% कहता है, कोई 21%, कोई 25%, कोई 28% तक चला जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी हम बड़े पैमाने पर अजनास इम्पोर्ट करते हैं बाहर से। दालें हम मंगवाते हैं, तेल हम मंगवाते हैं, बीज हम मंगवाते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ अजनास, चूँकि हमारे मुल्क में पोटेंशल है, हम चाहें तो यहाँ से भी हासिल कर सकते हैं लोकलाइजेशन के ज़रिए, लेकिन हम बड़े पैमाने पर इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से कौमी खजाने पे बोझ पड़ता है। तो ज़रूरी शोबे को बेहतर करने के लिए उबूरी हुकूमत ने स्टेप उठाया, SIFC प्रोग्राम लॉन्च किया। SIFC ने ग्रीन पाकिस्तान का इनिशिएटिव लिया। ग्रीन पाकिस्तान के ज़रिए वो ज़मीनें जो अभी तक गैर आबाद उन पर काश की जाएगी और फिर फूड सिक्योरिटी के मसाइल पर हम काबू पाएंगे और एक्सपोर्ट की फिगर्स बेहतर होंगे। लेकिन ये कब तक मुमकिन हो पाएगा? मसाइल का अदराक बर वक्त क्यों नहीं किया गया? कौन से मसाइल अभी भी दरकार हैं? टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर सेक्टर में कितनी आ गई हैं? फार्मर्स को अवेयरनेस के हवाले से कौन कौन से इकदाम उठाने चाहिए? इन तमाम पॉइंट्स पर हम तफसीली बात करेंगे। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि SIFC ने एक और बहुत बड़ा स्टेप उठाया है। SIFC का इजलास हुआ है और उसमें FBR की तंजीम नौ की मंजूरी दे दी गई है, यानी टैक्स पॉलिसी और टैक्स वसूली के लिए 2 अलग अलग महकमे कायम किए जाएंगे। 1 माह की डेडलाइन दी गई है SIFC की जानिब से, उसके बाद दोनों महकमे कायम होंगे और दोनों महकमे
जो अपनी इंफॉर्मेशन है या जो अपने जो डाटा है या जो रिपोर्ट है वो शेयर करेंगे वजारत ख़जाना को। और ये बड़ी खुशाइन बात है। IMF का एक बहुत बड़ा प्रेशर है कि अपने टैक्स नेट को इंक्रीज़ करें, टैक्स GDP को 8-9% से इंक्रीज़ करके 12 और 13% पे लेके जाएं। तो टैक्स GDP को भी इम्प्रूव करने के लिए हुकूमत मुतहरिक है। टैक्स नेट को वसअत देने के लिए, जो टैक्स चोरी कर रहे हैं उन पर क्रैक डाउन करने के लिए, और हो भी रहा है ये सिलसिला, और नॉन फाइलर्स को फाइलर्स बनाने के लिए FBR भी मुतारिक है। लेकिन FBR की कारकर्दगी पर मुस्तकिल सवालिया निशान है। इसीलिए SIFC ने तंजीम नौ का फैसला किया और 2 डिपार्टमेंट बनाने का ऐलान किया। इन आने वाले दिनों में FBR की कारकर्दगी को बहुत सख्ती से मॉनिटर किया जाएगा ताकि टैक्स नेट और टैक्स की GDP बेहतर हो सके। इन तमाम खबरों के बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो अपकमिंग सेगमेंट्स हमारे, उसमें हम ज़राअत के शोबे के ऊपर बात करेंगे, राइस एक्सपोर्ट के हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा जो काश्तकार है, जो ट्रेडर है और जो एक्सपोर्टर है, जो इम्पोर्टर है, जो ज़रूरी शोबे से मुंसलिक तमाम सेक्टर्स हैं, उनको कौन कौन से मसाइल का सामना है फर्टिलाइज़र की कीमतों के हवाले से। सीड्स, जो बीज हैं हमारे मुल्क में वो भी हम इम्पोर्ट करते हैं, वो सीड्स के अंदर कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी हमें मुतारिफ करानी चाहिए, सीड्स के हवाले से हमें कौन सी पॉलिसी लेकर आनी चाहिए, इन तमाम पॉइंट्स को हम तफसीली डिस्कस करेंगे। लेकिन यह वक्त ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एग्रीकल्चर सेक्टर पाकिस्तान की बैकबोन है, लेकिन इसके बावजूद भी हम बड़े पैमाने पर अजनास को इंपोर्ट करते हैं और इसकी वजह से इंपोर्ट बिल की अदायगी का एक बड़ा बोझ हमारे ख़जाने पर आता है। तो ये ज़रूरी शोबा जो कि बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में बेहतरी की सतह पर है, हम ये दावा करते हैं, लेकिन फिर भी हम बड़े पैमाने पर अजनास क्यों इंपोर्ट करते हैं? क्या क्या वजूहात हैं कि हम अपने ज़रूरी शोबे को अब तक बेहतर नहीं कर पाए? मुख्तलिफ इदारों के मुख्तलिफ अदाद-ओ-शुमार होते हैं। कोई कहता है कि मुल्क की GDP में एग्रीकल्चर सेक्टर की जो शरह है वो 21% है, कोई 22% कहता है, कोई सर्वे अगर करता है तो वो 25% तक ले जाता है। लेकिन ये स्टैट्स जो डिफरेंस आते हैं स्टैट्स में, ये तो एक अलग मामला है। लेकिन हम इन स्टैट्स को बेहतर क्यों नहीं कर पाए? कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको हमें अपना लेना चाहिए था और अब तक हम उसको नहीं अपना पाए? रीजन के अंदर बहुत से ममालिक पाकिस्तान से आगे निकल गए और फूड सिक्योरिटी की जो मसाइल हैं उनको बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने काबू पा लिया और अपनी एक्सपोर्ट को भी बढ़ाया। पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क है लेकिन उसके बावजूद भी मसाइल के शिकार है। इन्हीं तमाम पॉइंट्स को लेकर इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं चेयरमैन KSB ग्रुप नासिर अली शाह बुखारी। बहुत शुक्रिया नासिर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों इतने मसाइल का शिकार है और हमें अब तक कौन कौन से रिफॉर्म्स कर लेने चाहिए थे? जी, मैं इस तरह से शुरू करूँगा कि जो SIFC के ज़रिए तमाम ग्रीन कॉरपोरेट इनिशिएटिव का जो इनेकाद किया गया है, जी ये जो आप मुश्किल बता रहे हैं, ये उस मुश्किल के हल के लिए है और हमें हल के मुतल्लिक जो है वो बात करनी चाहिए। एक तो ये है कि कॉरपोरेट सेक्टर जो है, उसको पहली दफ़ा पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ताकि जो हमारे यहाँ पहला ट्रैक्टराइजेशन का जो दौर था उससे हम निकल के अब मैकेनाइजेशन की तरफ आए। छोटा फार्मर जो है उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो इन्वेस्ट कर सके और वो उस किस्म की जो है आज की दुनिया में जो साइंस की नई नई जदीद तहकीकात हुई हैं उसका पूरी तरह से फ़ायदा उठा सके, क्योंकि वो सब की सब जो है वो उस पर खर्च बहुत ज़्यादा आता है। पाकिस्तान में कई एक इदारे ऐसे मौजूद हैं जो कि दावा तो करते हैं कि वो तहकीक करने की कैपेसिटी है उनकी, लेकिन वो मार्केट इसलिए नहीं कर पाते कि उसके लिए जो है एक जो निज़ाम चाहिए वो दस्तयाब नहीं है और उनके पास ख़रीदार जो हैं वो उस तरह से आ नहीं पाते, क्योंकि कॉर्पोरेट फार्मिंग होगी तो फिर उनको भी जो है एक मौका मिलेगा। जी तो इसका एक फ़ायदा तो ये है कि वो जो कि एक ज़ाया शुदा ज़मीन जो इस वक़्त सूबों के पास है, जी उसको काबिल काश्त बनाया जाएगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि नई टेक्नोलॉजी जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा और वो नई टेक्नोलॉजी जो है वो पानी के इस्तेमाल के लिए भी, क्योंकि पानी हमारा जो है बहुत ही कीमती एक असासा है, रिसोर्स है, जिसको कि कम से कम पानी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ जो है वो बीजों की जो पाकिस्तान में मार्केट की सूरत हाल है वो पूरी एक माफिया के हाथ में है। तकरीबन 3800 कंपनियां यहाँ पर ऐसी हैं जो कि दावा करती हैं कि वो बीज जो हैं वो फरोख्त करती हैं और इम्पोर्टेड बीज, वो ऐसा बीज जो कि आलमोस्ट यानी उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो नज़दीक पहुँच जाती है, वो आ जाता है पाकिस्तान में और उसके बाद फिर उसका वो पैदावार का हद हासिल नहीं होता। तो इस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की है कि एक ऐसी मरबूत पॉलिसी बनाई जाए
जो कि सीड्स की डेवलपमेंट का काम करे, ख़ासतौर पे हाइब्रिड सीड्स के सिलसिले में, और उसकी अच्छी मिसालें भी मौजूद हैं। जी। पाकिस्तान में आप समझ सकते हैं कि पहले अगर 30-35 मन की पैदावार चावल की होती थी, तो अब वो पैदावार जो है 120 मन की पर एकड़ तक भी जो है हाइब्रिड सीड जो पाकिस्तान में डेवलप्ड है, उनसे हासिल की जा रही है। इस तरह से कॉटन में भी जो एक यहाँ पर इदारे ने लोकल कॉटन के बीज डेवलप करके उसकी प्रोडक्शन जो है उसको 60 मन तक पहुंचा दिया है। तो इनसे जो है आपकी पैदावार बढ़ती है, और इसी तरह से आपके यहाँ जो मेजर इम्पोर्ट होती है वो ऑयल सीड्स की है। और सही। ऑयल सीड्स जो है उसमें हम मुस्तकलन एक फेल्योर रहा है। हालांकि कई एक स्कीमें मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स ने शुरू की हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि छोटा फार्मर जो है, जो हमारा एवरेज साइज है वो 7 एकड़ का है, उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सके या अच्छे बीज को खरीद सके। खादें भी जो है वो बहुत महंगी हो गई हैं, और उसमें काश्तकार को बहुत मुश्किलात हैं। बिजली की भी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, उसकी भी कई एक मुश्किलात हैं, और उसकी वजह से उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, उसको फाइनेंसिंग अवेलेबल नहीं है कि वो जदीद किस्म की मशीनें भी इस्तेमाल करे और साथ-साथ जो है वो अच्छी कीमत के ऊपर बीज भी हासिल कर सके। अच्छा लिहाज़ा नासिर साहब, हमने एक इनिशिएटिव लिया, एसआईएफसी प्रोग्राम ने ग्रीन पाकिस्तान का एक मंसूबा लॉन्च किया, बहुत अच्छी बात है। जो ज़मीनें हमारे पास गैर आबाद मौजूद हैं इस वक्त, हम उनमें काश करेंगे और नई टेक्नोलॉजी के साथ करेंगे। लेकिन ये मंसूबा आप नहीं समझते कि बहुत ताख़ीर से लॉन्च किया गया? पाकिस्तान को देखें, फूड सिक्योरिटी का मसाइल तो हैं, हमारी एक्सपोर्ट भी कम गई है गुज़िश्ता कई सालों से, और फिर हमारे इम्पोर्ट बिल की अदायगियाँ भी हमारे ख़जाने पर बोझ डालती हैं। तो अगर हम ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद भी इतनी ताख़ीर से प्लान्स लेकर आएंगे, टेक्नोलॉजी को लेकर आएंगे, तो आप नहीं समझते कि ये हमने गलती कर दी, बहुत पहले हमने इनिशिएटिव ले लेना चाहिए था? गिलानी साहब, ये तो अब माजी की बात है, उसमें हम क्या किसको ज़िम्मेदार ठहराएँ और किसके मुतालिक बात करें। असल हकीकत तो अब देखनी ये है कि अब जो नए इनिशिएटिव्स हैं, उन इनिशिएटिव्स का क्या हसूल हो सकता है। ख़ास तौर पे अगर आप वैल्यू एडेड क्रॉप्स जो हैं, उनको इंट्रोड्यूस करें पाकिस्तान में, ऐसी पॉलिसीज़ बनाएँ जिससे सारी दुनिया जो है वो वैल्यू एडेड क्रॉप्स से जो है कमा रही है। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, ये जी। जो आपके यहाँ हेम्प है, उसके ऊपर पाबंदी है, लेकिन अगर उसकी कोई नई पॉलिसी बनाई जाए जिसके तहत हेम्प की प्रोडक्शन की जाए, जिससे मुल्क में जो है ज़्यादा से ज़्यादा ज़र मुबादला कमाया जा सकता हो, लाया जा सकता हो, बीजों की पॉलिसी नहीं बनाई जाए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ये सब वो इनिशिएटिव्स हैं जो कि एसआईएफसी के तहत और जीसीआई के तहत मुमकिन है। ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव में इन सब चीज़ों को जो है काम किया जा रहा है। और एक अच्छी चीज़ आपको और बताऊँ, मसलन जी। अभी हाल में जो है एक जो किल्लत पैदा हो गई है खाद की, और वो बहुत बड़ा मसला है, जिसके लिए फौरी तौर पे इनिशिएटिव हासिल किया गया, और वो जो कैटास्ट्रॉफ़ी मुमकिन थी कि जिसके मुतालिक लोग डर रहे थे कि भई ऐसा ना हो खाद ही ना मिले, तो कम से कम उस खाद की अवेलेबिलिटी जो है 2 तरह से, एक तो ये है कि अक्टूबर में जो गैस की बंदी थी वो फर्टिलाइज़र कंपनीज़ के लिए नहीं की गई, जिससे कि वो उनकी प्रोडक्शन जारी रह सके, जी। और दूसरा वक़्त के ऊपर जो है जो यानी इम्पोर्ट नहीं हो रही थी यूरिया, उसको मुमकिन बनाया गया कि वक़्त पे इम्पोर्ट हो सके ताकि फर्टिलाइज़र जो है वो काश्तकारों को मिल सके। तो अब ये इनिशिएटिव्स जो हैं वो तो साथ-साथ लिए जाने चाहिए। हालाँकि अगर आप मिनिस्ट्रियों का हाल देखें तो मिनिस्ट्रीज़ जो हैं उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने वक़्त पर ऑर्डर प्लेस नहीं किया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने उनको पैसे नहीं दिए। तो ये तो हमेशा ब्यूरोक्रेसी के मसाइल चलते रहेंगे। लेकिन कम से कम एक इदारा ऐसा एसआईएफसी के तहत आ गया है जिसने वक़्त के ऊपर उसका तदारुक करने की कोशिश की, और फार्मर्स की वो जो एक परेशानी थी उसको वक़्त पर जो है, और ख़ासतौर पे जो छोटे फार्मर हैं उनकी आवाज़ जो है वो बेचारों की कोई सुनता नहीं है ब्यूरोक्रेसी में। कम से कम उनकी ये एसआईएफसी के ज़रिए आवाज़ सुनी गई है, और हमें उम्मीद है कि इस साल गंदम की जो है वो बम्पर क्रॉप होगी। जी। जैसे कि कॉटन की क्रॉप जो है वो 4.8 मिलियन से बढ़कर 8.5 मिलियन बेल्स अब तक रिकॉर्ड हो चुकी है, जी। जो कि एक बहुत खुशाइंद चीज़ है। गोया समझें कि करीबन जो है वो डबल के नज़दीक उसकी प्रोडक्शन बढ़ गई है। हालाँकि टारगेट इससे ज़्यादा था, लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ जो है वो इम्प्रूव होने की गुंजाइश तो हमेशा रहेगी। ख़ास तौर पे अगर अच्छा बीज इंट्रोड्यूस होगा तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगी। नासिर साहब, तो हमने जो जो ये ग्रीन पाकिस्तान का मंसूबा लॉन्च किया है, आप इसके असरात कब तक देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर पे? अभी तो हमने ज़ाहिर-सी बात है लॉन्च किया है, अभी तो उसके अंदर हम स्टडी कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट करने का एक फ्रेमवर्क बना रहे होंगे। तो क्या समझते हैं असरात कितने महीनों में या कितने सालों में मुरत्तब होंगे मुस्बत?
देखिए, पहले तो आप देखिए ना, मैंने आपको जैसे कॉटन का बताया, तो कॉटन की प्रोडक्शन बढ़ गई। जी। हमें उम्मीद है कि ये जो हमारी जो वीट की क्रॉप है, ये 32 मिलियन टन्स तक जो है वो अचीव हो जाएगी। उसमें भी ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव का बहुत जोर रहा है, जिसकी वजह से कि ये एकरेज भी बढ़ी है, जी। और वक्त के ऊपर जो है खाद की मुहैया करने से उसकी पैदावार बढ़ सकती है। तो ये तो यानी फौरी उसका रिजल्ट आएगा, लेकिन इसको मैं समझता हूँ 2 से 3 साल लगेंगे, जब आप मजीद बड़े कॉरपोरेट फार्म्स जो हैं उनको उनकी प्रोडक्शन शुरू होगी। ये तो अभी सिलसिला जो है वो शुरू यानी हुआ है। 2-3 सालों में हम इसके समरात देखेंगे। इन 2-3 सालों में का जो ये पीरियड होगा, इसमें आप क्या समझते हैं कि अब ज़रा उबूरी हुकूमत की कारकर्दगी पर मैं आ जाता हूँ। तो उबूरी हुकूमत फौरी तौर पे कौन से ऐसे इक़दामात उठाए कि ये 2-3 सालों में प्रॉब्लम्स या जो मसाइल हैं जिनका हमें सामना है, उसमें कुछ कमी हो सके? नहीं, असरात तो मैंने आपसे कहा ना आना शुरू हो चुके हैं। मैंने आपको 2 बिल्कुल मिसालें दी, असरात आना कॉटन शुरू की हो मिसाल चुके हैं, दी। लेकिन बड़े लेकिन पैमाने ये पे, है कि वास्ट कॉन्टेक्स्ट में। बड़े पैमाने पे जब पूरी तरह से ये कॉर्पोरेट फार्म्स जो है इनकी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, फिर उसके असरात जो है वो आएँगे। पॉलिसी तो मुरतब हो गई है, जो जीसीआई के तहत ज़मीनों जी, की बिल्कुल। अलॉटमेंट का सिलसिला है। लेकिन मैंने आपसे बताया कि आपको अभी भी सीड की जो है एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है और उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, कि लोकल प्रोडक्शन जो है सीड की उसको जो है तवज्जो दी जाए। और ये 3,800 के जो इदारे हैं, इनकी जगह पर पूरे अमेरिका के अंदर, इतना बड़ा अमेरिका है, वहाँ 700 सीड प्रोवाइडर्स हैं, यहाँ 3,800 हैं। तो आप अंदाज़ा कर लें कि बगैर सिर्फ इंपोर्ट के रख के जो है यहाँ रजिस्ट्रेशन कराओ और उसके बाद जो है माल कमाओ। ये पॉलिसी अब ख़त्म करने की ज़रूरत है। लोकल प्रोडक्शन सीड जो है वो शुरू करवाने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से कि हम यहाँ पर मेयारी सीड जो है वो वक्त पर दस्तयाब कर सकें, और सस्ता सीड। अच्छा नासिर दूसरा साहब, जो लोकलाइजेशन को बेहतर करने के लिए हमें अवेयरनेस बढ़ानी होगी। तो काश्तकारों को अवेयरनेस देने के हवाले से कोई आप नहीं समझते कि नहीं, प्रोग्राम लॉन्च करना चाहिए? काश्तकार आजकल का बहुत अवेयर है जी। वो जो उसके पास जब से ये मोबाइल फ़ोन आया है, वो जी। दुनिया भर की मालूमात लेता है। और उसमें जो है अब काश्तकार के साथ एक और भी चीज़, जो एलआईएमएस का प्रोग्राम, जीसीआई का है, यानी लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट जी, सिस्टम का बिल्कुल। प्रोग्राम, वो काश्तकार के लिए बहुत ज़्यादा मालूमात मुहैया करता है। ज़मीन को पानी कब लगाना है, ज़मीन की कैफ़ियत क्या है, फसलों की कैफियत क्या है, कौन-सी फसलें जो हैं उसकी ज़मीन में कामयाब हो सकती हैं। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये एलआईएमएस प्रोवाइड कर रहा है, और उसका प्रोग्राम है कि आपके मुल्क का चप्पा-चप्पा जो है वो एलआईएमएस में शामिल कर लिया जाए, ताकि फार्मर जो है उसको किसी तौर के भी पर भी ये ना रहे कि जी मुझे मालूमात नहीं थी। अब उसकी मालूमात उसकी स्क्रीन पर है, और वो अपनी स्क्रीन के मुताबिक, मौसमी हालात के मुताबिक, अपनी ज़मीन की ज़रूरत के मुताबिक, उसकी पानी की ज़रूरियात के मुताबिक जी। इन्फॉर्म्ड है, और वो इस्तेमाल कर रहा है। अब ये हमारा फार्मर जो है, जो दुनिया के मॉडर्न फार्म्स के अंदर जो-जो मालूमात चाहिए, जो डाटा चाहिए, जी। वो सारा का सारा डाटा जो है वो एलआईएमएस ने मुहैया कर दिया है। अब फार्मर उसकी तरफ बड़ी तेज़ी से जो है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे छोटा फार्मर हो, चाहे बड़ा फार्मर हो, चाहे कॉर्पोरेट फार्मर हो। सब फार्मर जो हैं ये एलआईएमएस का एक जो इस्तिफ़ादा है, वो उनको करने को मिल रहा है, और बड़ी तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं, अच्छा नासिर जो साहब, वो इसको पाकिस्तान इस्तेमाल में करें। कितनी ज़मीन है जो गैर आबाद है और जिस पे काश्तकारी की जाएगी? कितनी, और उससे क्या हमारे टारगेट्स हैं? इस हवाले से क्या आपके पास डिस्क्रिप्शन है? जी, वही एक तख़मीना ये है कि सूबों के पास तकरीबन कोई 9.5 मिलियन एकड़ ज़मीन है, जो कि इस वक़्त काश्त नहीं की जा रही, जी। या जो कि काश्त के लायक की जा सकती है। 9.5 मिलियन, आप ये समझें कि पाकिस्तान का इस वक़्त जो टोटल अ, इलाका जो ज़ेरे काश्त है, वो तकरीबन 27 मिलियन है। तो सही। ये आप का 9.5 मिलियन जो है, एक तकरीबन आप ये कहिए कि 1/3 जो रकबा है वो इसमें इस्तेमाल में लाया जा सकता है। और इसमें ख़ास तौर पे जो वो सहराई इलाके, जैसे आपके पास थर का इलाका है, जी। चोलिस्तान का इलाका है, थल का इलाका है, उसमें जो ज़मीन है, और यहाँ जो बलूचिस्तान के अंदर गैर आबाद ज़मीन है, और ख़ास तौर पे जो बलूचिस्तान के जो साहिली इलाके हैं, उसमें जो है, जो पट्टियाँ हैं, उनको भी काबिल काश लाया जा सकता है, और उसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो पानी की दस्तयाबी का है। लेकिन उनके ऊपर भी टेक्नोलॉजी जो है वो इस वक़्त ऐसी है, जिसको इस्तेमाल में लाके पानी की ज़रूरियात को भी पूरा किया जाए, या कम से कम पानी का इस्तेमाल जो है उसमें पानी को बचाया जा सके, और ज़्यादा से ज़्यादा फसलें लगाई जा सकें। अच्छा तो नासिर साहब, टेक्नोलॉजी की आपने अब बात की, तो लेकिन अभी पहले पहले मरहले में जो है तकरीबन जी। 4.5 मिलियन एकड़ ज़मीन ऐसी होगी,
जो दस्तयाब होगी। अच्छा तो नासिर साहब, क्वांटम ये तो जो अभी बहुत दूर है। फर्टिलाइजर सेक्टर है, इसने जाहिर सी बात है खुद साख्ता तौर पे हम देख रहे हैं गुज़िश्ता कई दिनों से खाद की कीमतों में इजाफा कर दिया, जिससे काश्तकार इंतहाई परेशान है। और काश्तकार ये कहता है कि इस वक्त फर्टिलाइजर के चार चार रेट हैं, खाद इंतहाई महंगी हो गई है, तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई है, इससे अजनास की कीमतों पर मनफी असरात मुरतब होंगे। तो फर्टिलाइजर को जब सब्सिडी पर गैस दी जा रही है, उसके बावजूद भी अगर खाद की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, इससे काश्तकार परेशान है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान में खाद जो है वो दुनिया में सबसे सस्ती है। अगर लेकिन आप बिल्कुल यानी सस्ती है। दुनिया की कीमतों ले, का मुआवजा करें ना, तो खाद जी। जो है पाकिस्तान में दुनिया में सबसे सस्ती है। मैं खुद भी मुतासिर हूँ, मतलब मैं ये नहीं कहता कि जी मैं मुतासिर नहीं हूँ, मैं भी मुतासिर हूँ कि मुझे भी उसी कीमत पे खाद मिलती है जिस कीमत पे दूसरे काश्तकार को मिलती है। लेकिन मकसद ये है कि अब हुकूमत ने जो वीट की क्रॉप की जो कीमत जो है वो पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि अक्टूबर के महीने में अनाउंस कर दी, और वो 4,000 रुपये की कीमत थी। अब फार्मर को जो है कैलकुलेट करने में आसानी है कि मैं अगर बीज लगाऊंगा तो जी। मुझे अगर इस पर इस कीमत के ऊपर जो है जो बीज है या दूसरी सारी चीज़ें हैं वो अपनी फिजिबिलिटी बना सकता है। और वो इसीलिए उसको पहले से पता है कि मुझे ये कीमत तो जो है मिलेगी। अजनास की कीमतें जो हैं वो उसी बेसिस के ऊपर जो गवर्नमेंट ने दो 4,000 रुपये की कीमत तो तय कर दी ना कि मैं हम यानी कम से कम इस कीमत पे लेंगे। जी। उससे ऊपर बिकती है तो वो मार्केट में बेच दे, लेकिन अगर जो कम से कम है वो तो है। लेकिन असल प्रॉब्लम ये है कि अब हम आज भी सोचते हैं कि 5 रुपए की रोटी मिलेगी, जबकि हमारे अजनास की कीमतें जो है वो सारी दुनिया में जो है वो एक बहुत तेजी से जो है बढ़ गई हैं। जी। वेट की कीमत आप देख लीजिए, आप राइस की कीमत देख लीजिए, और दूसरी असल इशू जो होगा वो सप्लाई का होगा कि हमें वो फूड सिक्योरिटी जो है उसमें सप्लाई चाहिए, और वो तभी मुमकिन होगी जब हमारे यहाँ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ सके। यानी आइंदा आने वाले दिनों में आप समझते हैं कि खाद की कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है, क्योंकि दुनिया भर में खाद सस्ती है, तो किसान को आइंदा आने वाले दिनों में मजीद महंगी खाद नहीं, मिलेगी। प्रोडक्शन आपके पास गैस की कीमतें अगर बढ़ेंगी तो उसका उनको असर तो पड़ेगा ना। मगर फर्टिलाइजर सेक्टर को तो सब्सिडी में दी जा रही है गैस। भाई की जो सब्सिडी जो है वो उसको एडजस्ट होती है ना, वही सब्सिडी वही प्राइस तो नहीं रहती, उनकी भी प्राइस बढ़ गई है। इसी वजह से आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में हो सकता है, कुड भी शुड भी, के खाद की कीमतों में इजाफा मुमकिन हो सकता है। देखिए, ये तो एक प्रोडक्शन की कॉस्ट के हिसाब से जो है वो वर्किंग होती है, लेकिन ये है कि साथ में अगर उसको वो भी बेनिफिट मिल रहा है जो उसकी मार्केट में कीमत का है, तो वो एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, बात आखिर खत्म में हो ये सकती बता है। दें नासिर साहब के फ्लड के हवाले से हमें कौन सी फौरी तौर पे पॉलिसीज अपनानी चाहिए फ्लड से बचाव के लिए? पहली चीज़ तो ये है कि वक्त के ऊपर हम अपने जो नहरें हैं उनके निज़ाम के अंदर सफाई को मुमकिन बनाएं, क्योंकि हमारा मसला ये होता है कि हम सफाई नहीं कर पाते वक्त पे। एक और दूसरी बात जो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वो ये है कि जो हमारे काश्तकार हैं जी। उनको भी और लोगों को भी इसके मुतालिक जो है कुछ एडवांस नोटिस देने की ज़रूरत होती है कि किस किस्म की फसलें जो हैं उनको उन इलाकों में लगाएं जो फ्लड से अफेक्ट हो सकते हैं। इस साल बदकिस्मती से जो फोरकास्ट है वो ये है कि बरसातें फिर बहुत ज़्यादा होंगी, तो इसके लिए पहले से प्लान करने की ज़रूरत होगी। बहुत शुक्रिया नासिर बहुत साहब, शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त दिया। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर सेक्टर को बेहतर करने की ज़रूरत है। SIFC का क्या अमल में आया और इससे एग्रीकल्चर सेक्टर को काफ़ी तक़वियत मिली है और असरात आना शुरू हो गए, लेकिन बहरहाल 2 से ढाई साल अभी मज़ीद वक्त दरकार है एग्रीकल्चर सेक्टर को बेहतर होने में। जाहिर सी बात है पाकिस्तान में जो ज़रई शोबा है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है, और अपने ज़रई शोबे को अगर हम मजबूत करेंगे तो हम फूड सिक्योरिटी पर काबू पा सकते हैं, इसके मसाइल पर। लेकिन अगर हम नहीं करते, हम इस पर ज़रई शोबे पे मेहनत नहीं करते, तो फिर हमें अजनास बड़े पैमाने पे इंपोर्ट करनी होगी, और जो कि हम करते हैं। और ज़रई मुल्क होने के बावजूद भी अगर हम बड़े पैमाने पे इंपोर्ट करेंगे अजनास, तो उसका फिर लामौला मनफी असर हमारे ख़जाने पर भी पड़ेगा, हमारे इंपोर्ट बिल की जो अदाइयाँ हैं उन पर मनफी असरात मुरतब होंगे। और जब पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है और जब इतनी कैपेसिटी है कि हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को बेहतर कर सकें और फिर अपनी इस एग्रीकल्चर सेक्टर की मदद से एक्सपोर्ट की फिगर्स को बेहतर कर सकें, तो यकीनन हमें इस पर काम करना होगा। और SIFC बहुत ज़्यादा मुतारिक है, ग्रीन पाकिस्तान का मंसूबा उन्होंने लॉन्च किया है, और पाकिस्तान के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 9.5 मिलियन एकड़ ज़मीन की काश की जाएगी। बहुत खुशाइन कदम है, और आइंदा आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर की मदद से अपने एक्सपोर्ट के फिगर्स को बेहतर करेंगे। अगले सेगमेंट में हम राइस के एक्सपोर्ट के हवाले से बात करेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर के और दीगर क्या मसाइल हैं, राइस की एक्सपोर्ट कहाँ तक जाने के इम्कानात हैं, इसके अलावा कौन कौन से मसाइल हैं काश्तकारों को, हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। एग्रीकल्चर सेक्टर का जब भी तस्करा आएगा तो राइस एक्सपोर्ट का भी तस्करा होगा। हमारे मुल्क में राइस एक्सपोर्ट सेकंड नंबर पर ये स्केल आता था, लेकिन अब आईटी सेक्टर की वजह से राइस एक्सपोर्ट तीसरे नंबर पे आ गई है। राइस एक्सपोर्ट इस साल के अख्ताम तक कितनी होंगी? माली साल का अख्ताम होगा तो हमारा क्या टारगेट है, और राइस एक्सपोर्ट के हवाले से हमारे अगले अहदाफ क्या हैं, और क्यों हम राइस एक्सपोर्ट को मज़ीद बेहतर नहीं कर सके? इसके अलावा ज़रूरी शोबे में कौन कौन से मसाइल हैं जिसकी वजह से हमें बड़े पैमाने पर अजनास इम्पोर्ट करनी पड़ती है, और कौन सी टेक्नोलॉजी सीड्स सेक्टर में अगर हम मुतारिफ करा दें तो हमारे मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट बेहतर हो जाए और हमें बाहर से अजनास बड़े पैमाने पर मंगवाने की ज़रूरत ना हो। इसी हवाले से इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं चेयरमैन राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, चेला राम केलवानी। बहुत शुक्रिया चेला साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो राइस एक्सपोर्ट के फिगर्स के हवाले से बता दें। जी जनाब, देखें फिगर हमारी इस साल माशाल्लाह बड़ी अच्छी होगी बनस्बत लास्ट ईयर के मुकाबले में। जी इस साल हमारा जो टारगेट है वो अपना 5 मिलियन टन का एक्सपोर्ट का है। जो लास्ट ईयर हमारी टारगेट था वो हमारा 3.8 मिलियन टन का था, क्योंकि लास्ट ईयर फ्लड की वजह से हमारा क्रॉप काफ़ी शार्ट हुआ था। जी तो इस मरतबा हमारा टारगेट 5 मिलियन टन का है और अल्लाह ने चाहा तो वो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। और जो मैं अगर आपको अमाउंट में बताऊँ डॉलर की सूरत में, तो जी लास्ट ईयर जो हमारी एक्सपोर्ट थी वो 2.1 बिलियन डॉलर की थी और इस साल जो हमारा टारगेट है वो 3 बिलियन डॉलर का है। यानी रवा माली साल के इख्तिताम तक आप $3 अरब का चावल एक्सपोर्ट कर देंगे पाकिस्तान से। बिल्कुल 100% बिल्कुल हमारा 3 बिलियन का टारगेट है वो हम इस साल अचीव कर देंगे। और उसके पीछे वजूहत ये हैं कि देखें, एक तो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस काफ़ी हमारी राइस की बहुत अच्छी हैं, जी और सेकंडली इंडिया की जो लॉन्ग ग्रेन वाइट राइस है वो स्टिल अभी तक उन लोगों ने बैन किया हुआ है। जी तो उसकी वजह से पाकिस्तानी राइस की हर दुनिया के हर कोने से डिमांड भी ज़्यादा आ रही है और इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस हमको अच्छी मिल रही हैं। जी। तो चेला साहब ये बताएं कि $5 बिलियन की एक्सपोर्ट पे हम कब तक पहुंचेंगे? अब तक तो हमें पहुंच जाना चाहिए 5 था। बिलियन डॉलर जितने के लिए देखें, ज़बरदस्त तरीके से हम लोग काश कर रहे हैं चावल को, और पाकिस्तानी चावल की डिमांड भी है, तो अगर हम $5 बिलियन का टारगेट सेट करते देखें तो यकीनन हम पहुंच जाते। जी, बिल्कुल ये हमारा एक गोल भी है कि हम 5 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट पे पाकिस्तान के क्रॉप को लेके जाएँ। पर इसके लिए हमको मतलब कि ना सिर्फ़ खाली हमारे राइस एक्सपोर्टरों को मेहनत करनी पड़ेगी, मगर इस लेवल पे हमको गवर्नमेंट की भी सपोर्ट चाहिए। देखिए, हमारे पास काफ़ी सारे मुश्किलात हैं, जैसे हमारी सीड के देखें, पहली बात है कि सीड नहीं है हमारे पास। अब सीड 1967 का वो सीड है, आज तक वही चला हुआ आ रहा है और सही। कोई इस पे रिसर्च नहीं हो रही है सीड पे। दुनिया में 2-2 आप जाएँगे, थाईलैंड जाएँ, कंबोडिया जाएँ, वियतनाम जाएँ, 2-2 क्रॉप राइस के हो रहे हैं और यहाँ पर पाकिस्तान में 1 क्रॉप है, तो अगर जो ग्रोवर लगाता है उसको पानी नहीं मिल सकता है। हमारे पास ऑप्शन ये है कि अगर ज़मीन खाली पड़ी है, अगर लगाता है तो उसको पानी नहीं पहुँच सकता है और कहीं सीड अच्छा हमारे पास मौजूद नहीं है। लोग अभी हाइब्रिड सीड लेके आए हैं जो चाइनीज़ सीड है। जी अब कोई रिसर्च नहीं है, नो डाउट वो सीड अच्छे हैं, मगर कम से कम गवर्नमेंट लेवल पे उनकी रिसर्च तो होनी चाहिए। क्या ये जो सीड हम लगा रहे हैं इसकी पर यील्ड एकड़ कितनी आएगी? धुक्के में हम लोग चल रहे हैं। 1967 के बाद कोई पाकिस्तान में सीड रिसर्च किया हुआ आज तक हमको नहीं मिला है। 2 इदारे हमारे पास SIFC काला शाह मुताबिक हो ठाकुर। गया है, और SIFC ने एक मंसूबा लॉन्च किया ग्रीन पाकिस्तान का, तो उसके बावजूद भी अभी तक कोई सीड्स की टेक्नोलॉजी पे रिसर्च शुरू नहीं हो सकी। देखें, एसआईएफ आने से काफ़ी ज़रूरी मैं समझता हूँ कि और भी जो है आगे निकलेगा। एसआईएफ आने से काफ़ी लोगों ने ग्रीन सिटी के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से काफ़ी अच्छे इक़दाम किए हैं, जी। मगर राइस सेक्टर को जो तवज्जो देनी चाहिए वो अभी तक किसी ने दी नहीं है। तो बहैसियत चेयरमैन आपने SIFC से रब्ता किया, उनको ख़त लिखा, उबूर हुकूमत से रब्ता किया, उनको ख़त लिखा, उनकी तवज्जो इस जानिब दिलाई आप लोगों ने? नहीं, हमारी एक मुलाकात हुई है मतलब इन हवाले से और होपफुल के अगले महीने हमारा इनसे मीटिंग ऑलरेडी हमारी तय है। अगले महीने इनसे मीटिंग हमारी हो जाएगी। अब एसआईएफ क्या है कि एसआईएफ वाले के पास ज़मीन तो बहुत वो दे रहे हैं। जी वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की ये ज़मीन पड़ी हुई है, आप उसको सीड भी लगाएँ, वाटर भी वो उनकी गारंटी दे रहे हैं कि आप लगाएँ। पर पहली बात है कि हम सीड पे रिसर्च तो करें किसी चीज़ पे, और जो ज़मीन है वहाँ पर पानी की तो गारंटी हो कि उस ज़मीन पे पानी पहुँच सकेगा। अब जो ज़मींदार हमारा आज तक उनको पानी पहुँचता ही नहीं है। अब ये एसआईएफ की जो ज़मीन है पहले ये श्योरिटी हो जाए कि पानी पहुँच सकेगा, तो हम एक्सपोर्टर हज़रात ही वो इनसे ज़मीन लेके हम अपनी ग्रोइंग करके हम खुद ही इसको एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छा एक दिमाग है एसआईएफ का, बड़ा अच्छा कदम है ये। जी। मतलब ये दो बुनियादी मसाइल हैं, एक पानी का और एक बीज का। यानी जब तक हम चलो, सीड्स टेक्नोलॉजी के मुतालिक रिसर्च ही नहीं करेंगे, कोई हम रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, उस वक्त तक अगर ये ज़मीनें मिल भी जाएँ तो उससे हम फ़ायदा नहीं उठा सकते भरपूर तरीके से। ऐसा ही है? बिल्कुल। अच्छा चेला साहब ये बताएं कि अब सीड्स टेक्नोलॉजी के हवाले से आप लोगों की मुलाकात हुई, रिफॉर्म्स के हवाले से आप लोगों की मुलाकात हुई,
तो अगली मुलाकात जो आप लोगों की तय है वो किससे है और कब है, और क्या एजेंडा है आप लोगों का मजीद? देखिए, एजेंडा तो हमारा यही जो आपने बताया कि हम 5 बिलियन पे जाएँ। जी। हमारा टारगेट जो है कि ये 5 बिलियन की पाकिस्तान का जो राइस सेक्टर है, वो 5 बिलियन की कम से कम हम समझते हैं। पाकिस्तान एक ज़रूरी और एग्रीकल्चर मुल्क है। इस मुल्क को ज़रूरत है आजकल इस बहरान से अगर निकाल सकता है, तो हमारा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर सेक्टर ही इस मुल्क को बहरान से निकाल सकता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सोए हुए हैं, हम लोग भी दिन और रात मेरे एक्सपोर्टर टेक्नोलॉजी पे काम भी कर रहे हैं। काफ़ी सारे हमारे एक्सपोर्टर कौन जो कौन हैं, सी वो अभी टेक्नोलॉजी पे ग्रोइंग काम हो साइड रहा पे है? भी काफ़ी सारे गए हैं। कौन सी जनाब? टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है? मतलब कि ग्रोइंग साइड पे हम लोग गए हैं ऑटोमेटिक। मतलब कि देखिए, पहले थ्रेशर यूज होते थे, हाथ से इनकी राइस की जो होती थी वो हाथ से राइस मतलब कि उनको करते थे। और आजकल सारी मशीन टेक्नोलॉजी में हम लोग आ गए हैं। इवन ग्रोइंग जो सीड अभी लगाने के लिए भी वो भी हमने मशीन जो है मशीनें लेके आए हैं। ये सारी मेहनत एक्सपोर्टर ने अपने सर पे उठाई हुई है। ना इसमें गवर्नमेंट की कोई किसी ने सपोर्ट ली है, ना कोई आबादगार इसमें कोई आया है। ये एक्सपोर्टर इन चीज़ों को हम समझते हैं। जब दुनिया में जाते हैं, दुनिया में क्राफ्ट देखते हैं, 2-2 क्राफ्ट देखते हैं, दुनिया में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को देखते हैं, तो वो हम पाकिस्तान में दिन-ब-दिन मुतारिफ भी करा रहे हैं। और इस हवाले से गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है आप लोगों को? आज तक गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है। गवर्नमेंट की सपोर्ट आप देखें, काला शाह काकू जी। और डोकरी राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जी। 2 पाकिस्तान के बड़े इदारे हैं, जो आज भी मैं कहता हूँ उनको जगाने की ज़रूरत है। अगर आज ये 2 इदारे हमारे जो राइस रिसर्च पे जो बने हैं, उनको अगर जगाए ना, तो हमारा काफ़ी सारे मामला जो है हल हो सकते हैं। मगर छेला साहब, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, आप थोड़ी सी रहनुमाई करें कि इतने मसाइल हैं, इतना गैप है आपके और गवर्नमेंट के बीच में, इस गैप को फुलफिल करने के लिए कोई आप लोगों ने स्टेप नहीं उठाया। आप कह रहे हैं अभी तक सिर्फ एक मुलाकात हुई है और अगली मुलाकात के लिए हो सकता है हमें टाइम मिल जाए। तो आप लोग बहुत बड़ा एक आपका सेक्टर है, आप लोगों के टारगेट्स बहुत अच्छे हैं, आप लोग एक्सपोर्ट में बड़ा कलीदी किरदार अदा करते हैं, उसके बावजूद भी आप लोग गवर्नमेंट से इतने दूर हैं, वजूहात क्या हैं? नहीं, हम गवर्नमेंट से दूर नहीं हैं। मैंने आपने बात की एसआईएफ की वजह, मगर मैं आपको बताऊँ कि हमारी मुसलसल हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ मुलाकातें होती रहती हैं, ऐसी नहीं है कि नहीं हुई हैं। प्रपोज़ल काफ़ी सारा हमने दिया है, जैसे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता, ईडीए अमल क्यों बोर्ड नहीं है। होता? आप लोगों की नहीं, मुलाकातें होती हैं, आप अपना मुसविदा देते हैं उनको कि इम्प्लीमेंट करें, सीट के हवाले से कोई स्टेप्स उठाएं, तो फिर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता? वजह क्या है? गैप कहाँ जाता है? अब ये इम्प्लीमेंट के लिए तो देखिए, हम तो लेटर लिख सकते हैं, हम मुलाकात कर सकते हैं, हम अपना प्रपोज़ल गवर्नमेंट को दे सकते हैं। जी। अब ये इम्प्लीमेंट कराना काम ये गवर्नमेंट लेवल पे है। आप ये मिनिस्ट्री फाइनेंस से बात कर सकते हैं, मिनिस्टर कॉमर्स से हमारी तीसरी या चौथी मीटिंग हुई है। इवन के ईडीएफ के बोर्ड जो हैं, जी। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट जो बोर्ड है ना, जिसमें फंड हमारे राइस सेक्टर के बने हुए हैं, जी। हमने उनके लिए प्रपोज़ल दिया है कि वो प्रपोज़ल हमने दिया है कि आप आएँ, सेमिनार करें। यहाँ पर ग्रोइंग के लिए आजकल कितनी मुश्किलात आ रही हैं। उनके जी। पास साइलोज़ नहीं है, ड्रायर सिस्टम नहीं है। दुनिया में पूरे सालों ड्राई, जिसकी वजह से मॉइस्चर कंट्रोल होता है, राइस की क्वालिटी अच्छी बनती है। वेदर देखें, दुनिया में पूरी अभी देखिए वेदर की सिचुएशन क्या है। जी। वेदर हर हर मतलब कि चेंज हो रही है एवरी ईयर। अच्छा, ये तो ये बताएं, ऐसी सबसे चीज़ है कि ज़्यादा चावल की काश पाकिस्तान में कहाँ हो रही है इस वक्त? सबसे ज़्यादा टर्न आउट कहाँ से आ रहा है हमें? देखिए, पाकिस्तान में 2 साइट हैं, एक पंजाब और एक सूबा सिंध। हमारा बिल्कुल। बासमती सेक्टर जो है वो पूरा पंजाब है, जो नॉर्थर्न जोन कहलाता है, जहाँ पर हमारी जो क्रॉप की साइज़ है, वो 4 मिलियन टन की क्रॉप की साइज़ है हमारे पास बासमती सेक्टर से। सही। जिसमें हम 3 मिलियन टन जो है, 30 लाख टन हम राइस पाकिस्तान में, जो हमारी पाकिस्तान की पॉपुलेशन 24 करोड़ है, वो खाती है बासमती। और बाकी जो 1 मिलियन टन है, वो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जिसके लिए हमारे पास यूरोप की मार्केट है और गल्फ सेक्टर की पूरी मार्केट है। तो 1 मिलियन टन बासमती वहाँ पर करते हैं। सेकंड जो हमारा फेस आता है सिंध में, जिसको जी। हम लॉन्ग ग्रेन व्हाइट राइस कहते हैं, जी। वहाँ पर हमारे क्रॉप की जो साइज़ है वो 5 मिलियन टन की क्रॉप है हमारे सिंध में। और सही। वो टोटल के टोटल हम एक्सपोर्ट करते हैं। वो हमारी मार्केट ईस्ट अफ्रीका की मार्केट है, वेस्ट अफ्रीका हो गया, चाइना हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया। तो राइस तो देखें, हमारा जो स्टेबल फूड नहीं है, स्टेबल फूड तो हमारी व्हीट है। बिल्कुल। और रशिया व्हीट की का भी मार्केट से भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिली थी, तो रशिया की मार्केट के हवाले से क्या आपके पास अपडेट है? देखें, रशिया और मेक्सिको ये मार्केटें पहले खुली हुई थी। पिछले 6 सालों से इन लोगों ने पाकिस्तानी राइस बैन कर दिया था। सही। इस साल हमने एफर्ट्स लेके मेक्सिको की गवर्नमेंट की जो टीम थी उसको भी बुलाया यहाँ पर, और रशिया से भी हमारी बातचीत हुई। रशिया ने हमारी 27 कंपनियों को इस साल हमको ओके किया है, परमिट उन्होंने लाइसेंस इशू किए कि आप एक्सपोर्ट करें। मगर इस साल हमारे पाकिस्तान की राइस की वैसे ही डिमांड हमारी अफ्रीका सेक्टर में ज़्यादा है। प्राइसेस हमको अच्छी मिल रही है ड्यू टू इंडिया बैन की वजह से। तो इस टाइम पे हम खुद ही रशिया को इतना ज़्यादा फोकस नहीं करें, क्योंकि प्राइसेस हमको अफ्रीका सेक्टर से ज़्यादा मिलेंगी। और अच्छा। जब अगला साल आएगा तो हम जी। रशिया एक्सपोर्ट करेंगे। खाद की कीमतें बढ़ती हैं,
मुस्तकबिल में मजीद खाद की कीमतों में इजाफा होता है, तो इसके मनफी असरात अजनास की कीमतों पर होंगे मुरतब? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। 100% होंगे, क्यों नहीं होंगे? अगर खाद की कीमतें बढ़ती हैं, आजकल तो वैसे ही आप देखें कि अपने इलेक्ट्रिसिटी के क्या हालात हैं। हमारे पास तो फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी के ऐसे हालात हैं, और बैंक के मारा भी जो मार्कअप का रेट चल रहा है, तो जी। ये सब चीज़ें उस पे अंदर असरअंदाज बिल्कुल होती हैं। अगर फर्टिलाइज़र की कीमतें ज़्यादा होती हैं, तो हर क्रॉप पे असरअंदाज होता है, व्हीट हो, कॉटन हो, राइस हो, कोई भी हो। बहुत शुक्रिया चेला साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। पाकिस्तान के सरमायाकार, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट सबकी निगाहें SIFC पर मरकूज हैं। इस वक्त पाकिस्तान के दो बड़े मंसूबे हैं, एक SIFC और एक CPEC। ये दोनों मंसूबे पाकिस्तान की तकदीर को बदल सकते हैं। उबूरी हुकूमत और SIFC की टीम मिलकर वो इनिशिएटिव ले रही है जो इससे पहले हमने कभी नहीं देखे। साल 2023 में बजरिया SIFC हमने बड़े पैमाने पर बैरूनी सरमाकारी देखी। पाकिस्तान में बड़े बड़े मुआहदे हुए और खलीज ममालिक की जानिब से SIFC की टीम गई और खलीज ममालिक की जानिब से बड़े G2G गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहदे हुए, जिसमें सऊदी अरब, UAE, कतर और कुवैत शामिल है। आने वाले दिनों में एग्रीकल्चर सेक्टर को भी लाइमलाइट में रखा जाएगा। SIFC अपना पूरा फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर पे कर रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर में मजीद रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, हमारे पास बहुत पोटेंशल है। 9.5 अप्रॉक्सीमेटली 9.5 मिलियन एकड़ ज़मीन इस वक्त हमारे मुल्क में गैर आबाद है। अगर वो आबाद हो जाती है और एक ऐसी पॉलिसी के तहत आबाद होती है जो काश्तकार चाहता है, जो एक्सपोर्टर चाहता है, यानी वो टेक्नोलॉजी क्या है, वो रिफॉर्म्स क्या हैं, सीड के रिफॉर्म्स, यानी वो बीज जो काश्तकार चाहता है कि उसको वो मिले, हाइब्रिड सीड्स। पुराने ज़माने की पॉलिसी के तहत इस वक्त हम सीड्स पर काम कर रहे हैं। नई पॉलिसी, नई टेक्नोलॉजी, नए रिफॉर्म्स के साथ अगर बीज के साथ काश्तकारी हो, वक्त पे पानी मिले, टेक्नोलॉजी मिले, तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि जो फूड एक्सपोर्ट है हमारी, वो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को पीछे छोड़ सकती है। बिल्कुल हमारे मुल्क के अंदर बहुत पोटेंशियल है और 6 बिलियन पीपल के साथ हम लोग कनेक्टेड हैं। हमारी जोग्राफिकल लोकेशन इतनी औसम है। हम लोग बार्टर ट्रेड सिस्टम के ज़रिए अपनी फूड एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। बार्टर ट्रेड्स के ज़रिए हम अपनी फूड सिक्योरिटी के मसाइल को हल कर सकते हैं। हम रीजनल ट्रेड के ज़रिए अपनी फूड एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर हमें तरक्की की जानिब गामजन कर सकता है। एग्रीकल्चर सेक्टर को टैक्स नेट में भी लाना है, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स भी करने हैं, ऐसी पॉलिसीज़ बनानी है जो काश्तकार को, एक्सपोर्टर को और लोकलाइजेशन को सपोर्ट करे, और सीड्स की जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर फ़ौरन काम करना चाहिए। आज के प्रोग्राम के अंदर मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बात की, सीड्स की पॉलिसीज़ पे बात की, राइस के एक्सपोर्ट के ऊपर बात की और टारगेट्स के ऊपर हमने बात की। तो सीड्स टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा फोकस हुआ है। फ्लड से बचने के लिए हमें इकदाम करने होंगे। इन तमाम इकदाम के लिए SIFC मुतारिक है और जाहिर सी बात है जो गैप है एक्सपोर्टर का और काश्तकारों का, उसको कम करने की ज़रूरत है। हुकूमत मैदान में आई है, सामने SIFC सामने आया है, टेक्नोलॉजी के साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में कदम रख चुके हैं। कुछ आइन बात आने वाले दिनों में एग्रीकल्चर सेक्टर मज़ीद बेहतर होगा, ये तवक्कुआत है हमारी और होना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशल है। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।